उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उत्तराखंड ओपन मार्केट से 702 करोड़ रुपए कर्ज ले पाएगा। 13 और राज्यों ने भी इसे लेकर सफलता हासिल की है, तो उत्तराखंड की यहां पर एक और बड़ी उपलब्धि। और बातचीत करने के लिए अनिल कुमार हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनिल, तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया गया है। अनिल से हमारी बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपको एक बार फिर इस बड़ी खबर के बारे में बता दें कि उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि है। अनिल हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। अनिल, जिस तरीके से रिफॉर्म्स प्रक्रिया को उत्तराखंड ने पूरा किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए। अनिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जरूर। जिस तरह से जी मैं देख पा रहा हूं जी कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड और गुजरात, आज तीन ऐसे राज्य हैं जो इससे जुड़े हैं और इन तीन राज्यों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और यही वजह है कि इन तीन राज्यों को ओपन मार्केट से करीब 9,900 करोड़ रुपए वो जुटा पाएंगे। और ये अनुमति फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई थी। हमें याद है कि जब कोरोना काल आया था और उस समय 17 मई 2020 को वित्त मंत्रालय ने यह व्यवस्था दी थी राज्यों को कि अगर वो 4 मापदंडों पर अपने आप को खरा पेश करते हैं तो वो अपने स्टेट जीडीपी का 2% तक ओपन मार्केट से कर्ज ले पाएंगे। क्योंकि हमें याद है कि जब ये समय आया था कोरोना का काल, उस समय राज्यों के सामने कई ऐसी दिक्कतें आ गई थी, चाहे वो प्रशासनिक खर्च करने की बात हो या अन्य योजनाओं को लागू करने की बात हो। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनिल हमारे संवाददाता बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को कैसे सफलता मिली है और क्या कुछ चुनौतियां भी सरकार के सामने थी। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर आज 2 जिलों में सीएम घोषणाओं की समीक्षा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक में सीएम ने घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने 3 जिले चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की भी समीक्षा की थी और आज यहां पर 2 जिलों की समीक्षा की गई है जिसमें अल्मोड़ा और नैनीताल हैं। इससे पहले 3 जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री और कर चुके हैं। वहीं समीक्षा बैठक को लेकर रानीखेत से कांग्रेस विधायक करण माहरा ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए मुस्तैदी दिख रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि घोषणाओं की समीक्षा अच्छी बात है और सीएम लगातार काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं जिससे काम जल्द पूरा हो सके। समीक्षा में ये लग रहा है कि थोड़ा सा चुनाव को देखते हुए भी मुस्तैदी है। उम्मीद है कि कुछ चीजें तो होंगी एटलीस्ट। देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो समीक्षा में निकल के आ रहा बहुत अच्छा आउटपुट है। बहुत बड़ी मात्रा में घोषणाएं पूरी हुई हैं, जो नहीं हुई हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र पूरा करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपांकर। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वहीं विपक्ष से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करार दे रहा है। दीपांकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हेलो। जी अनुपम, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं ये सब चुनावी है, जबकि मुख्यमंत्री अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को और आगे ले जाकर जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल अनुपम, अब से आज मुख्यमंत्री ने नैनीताल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया कि जो घोषणाएं नहीं चढ़ पाई थी उनको चढ़ाया जाए, उनको कंप्लीट किया जाए और जो घोषणाएं अभी चल रही है उन पर भी लगातार वर्क यहाँ पर तेज किया जाए। हमारी जो बातचीत हुई बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के या फिर करण माहरा उपनेता सदन है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा इस तरीके से बीजेपी दिख रही है और चुनावी मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है बीजेपी की तरफ से। वही कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, सरकार को अपने काम कंप्लीट करना है। अनुपम, मेरे साथ इस वक्त सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक है। आज मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और लगातार समीक्षा हो रही विधानसभा क्षेत्रों की। कांग्रेस का ये कहना है कि ये सरकार बेनिफिट लेने की कोशिश में। देखिए, सरकार तो बेनिफिट लेगी,
और सरकार को बेनिफिट लेने के लिए ही सरकारी योजनाएं बनाती है। हम जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए, और ये हमें बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंत्री मदन कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार का हलफनामा। चमोली आपदा के बाद केंद्र सरकार का हलफनामा। केंद्र सरकार के मुताबिक हादसे का चार धाम प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाई पावर कमेटी ने लिखी थी चिट्ठी, प्रोजेक्ट की समीक्षा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, हादसे का चार धाम प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार का हलफनामा। चमोली आपदा के बाद केंद्र सरकार का हलफनामा है। उत्तराखंड में चार धाम प्रोजेक्ट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा ने आपत्ति जताते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि चमोली में जो फिलहाल घटना हुई है उसका असर कहीं ना कहीं चार धाम प्रोजेक्ट पर जरूर देखा जाएगा, लिहाजा इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि चमोली में जो हादसा हुआ है उस हादसे से चार धाम प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और साथ ही साथ इस पूरे मामले में रक्षा मंत्रालय से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि चार धाम प्रोजेक्ट से को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कुछ पर्यावरणविद ने याचिका दाखिल करते हुए ये कहा था कि चार धाम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी, उस पूरी रिपोर्ट से कहीं ना कहीं चार धाम प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब ऐसे में हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा के द्वारा लिखा गया पत्र, और इसी पत्र पर अब केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देना है। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में अब बात कर रहे हैं चमोली आपदा से जुड़ी बड़ी खबर की। 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं तपोवन टनल से अब तक 11 शव निकाले गए हैं। 58 शवों में 30 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। तपोवन टनल से भी लगातार मलबा निकालने का काम जारी है, लेकिन पानी आने की वजह से काम में परेशानी आ रही है और काम को रोकना पड़ रहा है। तपोवन टनल से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि टनल में पानी आने की वजह से मलबा निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए टनल से पानी को निकालने के लिए पंप का सहारा लिया जा रहा है और बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि तपोवन बैराज से भी पंप लगाकर वहां से पानी निकाला जा रहा है, जिसके बाद वहां भी सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। ये आज हमारे यहाँ पे टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। और थोड़ी सी एक हार्ड जगह मिली है, एक जो एनडीआरएफ को भी भेजा गया था कल, वहाँ पे उन्होंने मैनुअली भी ढूंढ खोज काफ़ी करी है और वो अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, जिसमें शायद जेसीबी जा पाए, तो उसमें भी हम लोग एक बार डाल कर भी देखेंगे। और बाकी रैनी वाली साइड में भी लगातार काम चल रहा है और आज मशीन नदी के दूसरे साइड भी क्रॉस करा दी गई है, जिससे उधर भी ढूंढ खोज का कार्य जारी रह सके। चमोली आपदा के 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की साइट और एनटीपीसी की तपोवन साइट पर दोनों जगह शवों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जवान रेणी में नदी के किनारे मैनुअली भी शवों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं तपोवन में सुरंग के साथ साथ डिसेलेटिंग चैम्बर और बैराज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तपोवन साइट है जहां पर टनल में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये टनल से लगा हुआ डिसेल्टिंग चैम्बर का एरिया है और
डिसल्टिंग चैम्बर से लगा हुआ ये बैराज का एरिया है। बैराज से भी लोग बहे हैं और डिसल्टिंग चैम्बर में भी करीब 125 के आसपास लोग काम कर रहे थे। ये माना जा रहा है, ये आशंका है कि वो सारे के सारे लोग इसी मलबे में दबे हुए हैं। इसीलिए अब एक नई कार्य योजना ये भी तैयार की गई है कि जो डिसल्टिंग चैम्बर आप देख सकते हैं कि ठीक कोने पर टनल से लगे हुए हिस्से में पंप के जरिए जो सलस है उसको बाहर निकाला जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लूज मलबा यहाँ पर है उसको पंप के जरिए बाहर निकाल लिया जाए और उसके बाद जो ठोस मलबा होगा उसको जेसीबी मशीनों के जरिए फिर खाली करके इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसकी डेप्थ करीब 15 से 20 मीटर नीचे है। इसमें इतना सारा मलबा अभी भी भरा हुआ है। तो डिसल्टिंग चैम्बर के दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ से पिछले 2 दिनों से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है ताकि सड़क बनाकर डिसल्टिंग चैम्बर के किनारे उतरा जाए, वहाँ से मलबे मग को खींचा जाए और कम से कम डिसल्टिंग चैम्बर को खाली किया जाए ताकि वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको अंजाम तक पहुँचाया जा सके, जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनको रिकवर किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 तपोवन साइट, चमोली। ऋषिगंगा पर झील बनने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। झील की जानकारी के लिए आज एक आईटीबीपी की टीम मौके के लिए रवाना की गई है जो झील एरिया में कैंप करेगी। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी लगातार झील की मॉनिटरिंग कर रही है। डीआरडीओ के 3 साइंटिस्ट भी रैनी पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम सभी साइंटिस्ट को लेकर झील साइट पर जाएगी। वहाँ पे एक प्राइमरी डेटा तो जब एसडीआरएफ की टीम हमारी गई थी वो आ ही चुका है और वो भी एक्सपर्ट्स को दे दिया गया है। तो फिलहाल जैसा उन्होंने बताया उसके अनुसार तो ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया है एसडीआरएफ के द्वारा और दोबारा से एक टीम जा रही है आज। वो जैसा भी इनपुट्स देगी, अगर कुछ एडिशनल इनपुट्स हैं तो उसके अनुसार चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों की दायर याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों ने उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को सही ठहराया है। बिजली उत्पादन पर राज्य सरकार ने टैक्स लगाया है। 2 से 10 पैसा प्रति यूनिट टैक्स वाटर टैक्स लगाया गया है। वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर ये टैक्स लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि सुनवाई टली है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ की तारीख सरकार ने तय कर दी और 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 11 मार्च को शिवरात्रि के शाही स्नान के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ के दिशा निर्देश की जानकारी सभी राज्यों को भेज दी गई है। ओम प्रकाश ने बताया कि कुंभ से पहले वहां होने वाले परमानेंट काम पूरे कर लिए गए हैं। एसओपी जारी हो चुकी है और जितने भी राज्य हैं उनको लिख दिया गया। तो सर 11 तारीख शिवरात्रि वाला जो स्नान होगा मार्च का, उसमें किस तरह तैयारी रहेंगी सर? उसके लिए 2 दिनों के लिए जो है अलग से एसओपी जारी होगी। वहीं कुंभ की अवधि पर संतों की राय अलग अलग है। एक तरफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि संतों को बिना विश्वास में लिए बगैर समय तय करना गलत है। वहीं महामंत्री महंत हरिगिरी का कहना है कि जो फैसला राज्य और केंद्र सरकार ने लिया है और जो गाइडलाइन तय की गई है उसी के हिसाब से आयोजन होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा नेपाल में बन रहे ड्राईपोर्ट के लिए 4 लेन सड़क की स्वीकृति मिल गई है। ड्राईपोर्ट दोनों देशों के व्यापार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। देखिए रिपोर्ट। इंडो नेपाल सरकार की महत्वाकांक्षी ड्राईपोर्ट परियोजना अपने आखिरी चरण में है। इसके लिए भारत सरकार ने 4 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति दे दी है। वहीं नेपाल चांदनी के गौरीवंश शंकर क्षेत्र में बनने वाले ड्राईपोर्ट के लिए पहले ही 6 लेन की सड़क का निर्माण किया जा चुका है, जबकि भारत सड़क की स्वीकृति देने के बाद जमीन का अधिग्रहण भी शुरू हुआ है। इंडो नेपाल 4 लेन मार्ग बनना है। इसमें क्योंकि भूमि अध्याप्ति की कार्रवाई भी गतिमान है, प्रारंभिक सर्वे इसका चल रहा है इस समय। तो इस संदर्भ सर्वप्रथम जो काला की नियुक्ति होती है, जबकि जिसमें भूमि अध्याप्ति की कार्रवाई की जाएगी, तो जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर एसडीएम पूर्णागिरी को काला में नियुक्त किया गया है।
नेपाल में बन रहे ड्राई पोर्ट से न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बॉर्डर से लगे सीमांत के व्यापारियों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा और व्यापारी भी ड्राई पोर्ट निर्माण को भविष्य के लिए बेहतर बता रहे हैं। हमारे व्यापार की गतिविधि को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम है। यहाँ व्यापारियों के लिए भी बड़े यहाँ आकांक्षाएं हैं, क्योंकि यहाँ ड्राई पोर्ट खुलने से होटल व्यवसाय और ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस वो बढ़ेगा, व्यापार हमारा यहाँ बढ़ेगा, तो बनवासा वालियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। ऐसे में इंडो नेपाल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना धरातल में आने के बाद न सिर्फ दोनों देशों के सीमांतर क्षेत्र इंटरनेशनल व्यापार का हब बनेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते और मजबूत होंगे। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद हरिद्वार से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर एक लड़की ने युवक पर होटल में बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया है। सीरियल में रोल दिलाने का झांसा देकर रेप का प्रयास किया गया है। रामनगर से लड़की को फिलहाल हरिद्वार लेकर पहुंचा था आरोपी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मंगलवार को एक होटल में रेप का प्रयास किया गया। शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, रेप का प्रयास का आरोप लगा है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा का आगाज बसंत पंचमी के दिन नरेंद्रनगर स्थित राजमहल से सदियों से होता चला आ रहा है। क्या है ये परंपरा, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद शुरू होती है। ये परंपरा टिहरी राजवंश 7वीं शताब्दी से निभाता आ रहा है। परंपरा के अनुसार हर साल पुरोहित टिहरी के महाराजा की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख 18 मई को सुबह 4:15 पर घोषित की गई है। और जो ये परंपरा चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, हमारे पुस्तकों से चल रहे हैं और आज भी हम लोग कर रहे हैं ये परंपरा और बद्री विशाल के आशीर्वाद से। तारीख की घोषणा के साथ ही महाराजा मनुजेंद्र शाह ने देश विदेश के तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि सरकार ने इस बार अच्छे इंतजाम किए हैं और कोविड का पालन करते हुए सभी यात्री अपने आराध्य के दर्शन करने जरूर आएं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जरूर आइए, कोविड का ध्यान जरूर रखिएगा और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए और आप दर्शन करिए। आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और आपको खूब खुशी भगवान प्रदान करे। वहीं कपाट खुलने की तिथि के साथ साथ गाड़ू घड़ी परंपरा की भी तिथि घोषित की जाती है, जो शीत निद्रा से उठने के बाद मानव पूजा के साथ कपाट खुलते समय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र राजमहल में महारानी की अगुवाई में तिल का तेल निकाला जाता है, जिसे डिमर गांव के पुजारी कपाट खुलने के साथ बद्री विशाल के अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं। रावल जी के द्वारा जो मानवों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में पूजा होगी, उस पूजा में नित्य प्रति 6 माह तक भगवान बद्री विशाल के अभिषेक में उस तिलों का तेल का प्रयोग होगा। नरेंद्रनगर राजमहल से सदियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। राजा की घोषणा के बाद ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और यात्रा का विधिवत शुभारंभ होता है। नरेंद्रनगर राजमहल से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। जल्द ही नैनीताल में पहाड़ी शैली की झलक पर्यटकों को देखने को मिलेगी। नैनीताल जिला प्रशासन ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। नैनीताल शहर में सेल्फी पॉइंट के साथ हेरिटेज भवनों को भी सुरक्षित करने का खाका तैयार किया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण होगा। पहले चरण में रिक्शा स्टैंड को पर्वतीय शैली का रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही जिले में घरों के आगे बेटियों के नाम की नेम प्लेट भी दिखेगी। नैनीताल जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉकों में पहल शुरू की है कि बेटियों के नाम पर घरों के नाम हो, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को और तेज किया जा सके। खबरों का सिलसिला